Hello students, welcome to all of you in my next lecture. In this lecture, we will discuss about the temperature. So let's start with the definition of temperature. Temperature is defined as the property of a body that determines the degree of hotness or coldness. क्या मतलब है इसका कि टेम्परेचर बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि बॉडी जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है, ठंडी है या फिर गर्म है. तो दैट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर. Temperature is proportional to the average kinetic energy of molecules in a system. कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है. तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एवरेज ले लें तो टेम्परेचर जो है वो उस काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. या फिर हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है. इस सिस्टम हैज टेम्परेचर. जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर होता है लेकिन किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कोई टेम्परेचर नहीं होता. मॉलिक्यूल्स के पास तो एनर्जी होती है. तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जीज को अगर हम एवरेज लेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर हमें उससे मिल सकता है. तो टेम्परेचर होगा द होल सिस्टम का, क्योंकि टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रोस्कोपिक. तो मैक्रो में अगर हम देखते हैं तो होल सिस्टम को देखेंगे ना कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था. तो द सिस्टम हैज ए टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैज द एनर्जी, जिसकी एनर्जी की हेल्प से मिलके बनता है प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, दैट इज टेम्परेचर, जो हमें बताएगा कि बॉडी जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है. नेक्स्ट एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्या था वो? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल. उसमें से थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था? थर्मल इक्विलिब्रियम ये है कि अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो थर्मोडायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम में है. जैसे कि अगर हमने किसी दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा और कुछ समय के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, और जब हमने उनको कांटेक्ट में रखा उससे पहले उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट था, तो जो टेम्परेचर, जब उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ये दो बॉडी ली, सपोज बॉडी ए एंड बॉडी बी. रेड कलर में जो है वो बॉडी ए है और ब्लू कलर में जो है वो बॉडी बी है. तो जैसे ही हमने इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रखा, बॉडी ए और बॉडी बी को, तो कुछ समय बाद जो दोनों बॉडी हैं उनका टेम्परेचर सेम हो जाता है. यानी कि जो रेड बॉडी है, बॉडी ए, उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा और जो ब्लू बॉडी है, बॉडी बी, उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. फाइनली जो फाइनल टेम्परेचर होगा दोनों का वो सेम हो जाएगा. तो जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी ए एंड बॉडी बी जो दोनों है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में. तो दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम. अब इस थर्मल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे एक लॉ बना थर्मोडायनेमिक्स में जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर के ऊपर कुछ लॉ बना, और ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद में आया. तो उसको पहले से ही नाम दे दिया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले का है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व है, वहां पे एनर्जी इन्वॉल्व है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. तो लेकिन वो उसको पहले से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दे दिया. अब फर्स्ट से पहले तो कुछ आता नहीं, फर्स्ट से पहले क्या आता है? जीरो. तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? जीरोथ लॉ. जीरोथ इज नॉट ए नेम ऑफ द साइंटिस्ट. जीरोथ क्या है? जीरो और टीएच. जैसे हम लिखते हैं ना फोर्थ, फोर और टीएच फोर्थ, फाइव और टीएच फिफ्थ, सिक्स और टीएच सिक्स, उसी तरह से जीरो और टीएच जीरोथ. तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि टेम्परेचर पे बेस्ड है. क्या है ये लॉ? इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. व्हेन ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड ऑल्सो सेपरेटली विद बॉडी सी. इसका मतलब अगर कोई बॉडी ए बॉडी बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सेपरेटली बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी बी और बॉडी सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी.
तो अगर A B के साथ में भी इक्विलिब्रियम में है और C के साथ में भी इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझते हैं इसको कैसे। लेट सपोज वी हैव ए बॉडी A एंड वी हैव ए बॉडी B एंड वी हैव ए बॉडी C। तो हमारे पास तीन बॉडी हैं, बॉडी A, बॉडी B एंड बॉडी C। तो अगर बॉडी A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सेपरेटली बॉडी A C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि बॉडी B और बॉडी C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस लॉ के बेसिस पे टेम्परेचर मेजरमेंट शुरू हुआ। तो नेक्स्ट इज टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे? जैसे हमने अभी देखा कि दो बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे टेम्परेचर मेजरमेंट शुरू हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, कांटेक्ट में रखने की हम बात कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जो कांटेक्ट में रखने वाले जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको बोलते हैं थर्मोमीटर्स। कुछ और भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करंटली यूज होते हैं जो नॉन कांटेक्ट टाइप होते हैं, उसमें जीरोथ लॉ का कोई रोल नहीं है। उसमें जो जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है, तो उस समय पे कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे तरह के इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉन कांटेक्ट टाइप होते हैं और वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम पायरोमीटर्स बोलते हैं। लेकिन उनकी हम अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अभी थर्मोमीटर्स की, जो लो और मीडियम टेम्परेचर रेंज को मेजर करने के लिए यूज होते हैं और कॉन्टेक्ट टाइप के होते हैं। कॉन्टेक्ट टाइप के मतलब क्या है कि थर्मोमीटर्स को, जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना है, हम थर्मोमीटर्स को उसके कॉन्टेक्ट में लाते हैं और जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो थर्मोमीटर में जितना भी टेम्परेचर होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और वही टेम्परेचर सेम बॉडी का भी होता है क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके होते हैं। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर कर लेते हैं। अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या है ये? जैसे कि हम अगर किसी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाके उसका टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, उनमें से एक बॉडी हमारी क्या होगी? थर्मोमीटर होगी। तो थर्मोमीटर में डायरेक्टली टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक में कुछ एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। टेम्परेचर उस प्रॉपर्टी के साथ साथ में चेंज हो रहा होगा। वो प्रॉपर्टी में जितना चेंज आएगा उसको हम मेजर कर लेंगे और वो हमें दे देगी कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। लेट सपोज एक टेबल बनाई है मैंने, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से थर्मोमीटर्स में कौन कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होती है। तो जैसे कि सबसे आसान, सबसे नीचे वाला हम पहले देखते हैं, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, जो पुराने टाइम पे घरों में भी यूज होता था, एक थर्मोमीटर जिसमें एक ग्लास ट्यूब में मरकरी फिट रहता था। तो जैसे ही हम उससे फीवर वगैरह नापते हैं या बॉडी का टेम्परेचर उससे मेजर करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो लेंथ है मरकरी की वो चेंज होने लगती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज है तो जो मरकरी की लेंथ है वो चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ में। तो लेंथ चेंज होने से हमें टेम्परेचर के चेंज होने का पता वहां पे लग रहा है। तो मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर में जो मरकरी की लेंथ है वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज थर्मोमीटर। तो उसको बोलते हैं मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, दैट इज मरकरी की जो लेंथ है उस ट्यूब में, दैट इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसी तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं टेम्परेचर के साथ। तो फिर क्या चेंज होता है? प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ में चेंज होता रहता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि टेम्परेचर कितना है। उसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है दैट इज वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। सेम थर्मोकपल में ईएमएफ, जो वोल्टेज जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है। तो थर्मोकपल्स में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है ईएमएफ। मरकरी इन ग्लास में जो मरकरी की लेंथ है दैट इज द थर्मोमेट्रिक
प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर स्केल्स। थर्मोडायनेमिक्स में 3 तरह के टेम्परेचर स्केल्स यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप के टेम्परेचर स्केल्स हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में 3 तरह के हम यूज करते हैं और यही इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 1 इज सेल्सियस स्केल, नंबर 2 इज फॉरेनहाइट स्केल एंड नंबर 3 इज केल्विन स्केल। क्या है ये सेल्सियस स्केल? क्या है सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर की यूनिट है वो हम यूज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री सेल्सियस। क्या है ये दोनों, क्या इनमें डिफरेंस है, अभी समझते हैं। डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर स्केल सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर स्केल जो है वो बेस्ड होता है 2 रेफरेंस पॉइंट पे, दैट इज द आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है ये? देखो इसमें क्या होता है, सेल्सियस स्केल में हमने 2 रेफरेंस पॉइंट ले लिए। हमने ये माना कि जो जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो रहा है दैट इज 0, और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो रहा है उसमें स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज 100। और यूनिट हम इसमें यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो रहा है दैट इज द आइस पॉइंट, फ्रीज होके आइस बन रहा है इसलिए उसको बोलते हैं आइस पॉइंट, एंड द वैल्यू इज 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो रहा है और बॉईल होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, एंड दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? देखो इसमें हमने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए, 0 और 100। और अगर हम इन दोनों का इंटरवल देखें तो 100 माइनस 0, तो इंटरवल कितना हो गया? 100। इसलिए यहाँ पे जो इंटरवल है वो 100 का बनाया गया। आइस पॉइंट और वाटर, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में जो इंटरवल है दैट इज 100। इसलिए इसको पहले बोलते थे सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। 100 को अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा, 100 को क्या बोलते हैं? सेंटी। तो इसलिए इसको बोलते थे सेंटीग्रेड, 100 के डिफरेंस की वजह से। लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो चेंज करके उसके साइंटिस्ट के नाम पे कर दिया गया सेल्सियस। तो ये भी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए जो लेटर है वो कैपिटल यूज होता है। डिग्री सेल्सियस अभी करंटली जो यूज होता है वो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेंटीग्रेड अब यूज नहीं होता, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड अब नहीं बोला जाता। तो करंटली जो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर की यूनिट यूज होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस, और डिग्री के बाद कैपिटल सी से हम उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट भी साइंटिस्ट का नाम है इसलिए इसको भी हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इस स्केल में भी हमने बिल्कुल सेम सेल्सियस स्केल की तरह 2 पॉइंट मार्क कर लिए, और बिल्कुल सेम आइस पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड स्टीम पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या हमने मार्क किए ये 2 पॉइंट? आइस पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होगा दैट इज 32 डिग्री फेरेट, ये 32 डिग्री फॉरेनहाइट। एंड जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसको हमने मान लिया 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो 2 रेफरेंस पॉइंट डिग्री सेल्सियस की तरह, सेल्सियस स्केल की तरह हमने यहाँ पे ले लिए। लेकिन यहाँ पे जो स्केल हमने लिया है वो आइस पॉइंट लिया है 32 पे, और स्टीम पॉइंट लिया है हमने 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे। तो इन दोनों के बीच का अगर हम इंटरवल देखें दैट इज 180 डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये एक स्केल है जिसमें जो टेम्परेचर की यूनिट है वो डिग्री फॉरेनहाइट यूज होती है, याद रखना। सेल्सियस में भी डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फॉरेनहाइट में भी डिग्री फॉरेनहाइट बोलते हैं, लेकिन केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं बोला जाता। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। केल्विन इज एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसलिए केल्विन में सिर्फ केल्विन यूज किया जाता है। तो थर्ड वन इज केल्विन स्केल। केल्विन स्केल आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पर बेस्ड नहीं है। Kelvin scale is based on a single reference point, and that reference point is triple point of water, और वो हमने लिया 273.16 Kelvin. That reference point, that is triple point of water, is 273.16 Kelvin. जो टेम्परेचर स्केल में, केल्विन स्केल में जो 0 होता है दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब उसके नीचे निगेटिव में कोई टेम्परेचर नहीं होगा। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में निगेटिव में नहीं हो सकता, जबकि सेल्सियस और फॉरेनहाइट में वो निगेटिव में हो सकता है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, -12 डिग्री फॉरेनहाइट हो सकता है, लेकिन -5 केल्विन टेम्परेचर कभी नहीं हो सकता।
केल्विन स्केल इज एन एब्सोल्यूट स्केल, जिसमें उसका जो जीरो है वो बिल्कुल जीरो है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जीरो केल्विन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। केल्विन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि बिल्कुल मिनिमम है, उसके नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं पहुंच सकता। और एक चीज मैं यहाँ पे और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसेस के थ्रू दुनिया में कहीं पे भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अचीव नहीं किया गया। किसी भी प्रैक्टिकल प्रोसेस के मैथ के द्वारा कहीं पे भी पूरी दुनिया में आज तक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव नहीं किया गया है। ठीक है, निगेटिव में तो वो होगा ही नहीं। तो ये है टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। सेल्सियस में बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में बोलते हैं डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन में बोलते हैं सिर्फ केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स जो यूज होते थे 1954 से पहले। टेम्परेचर के लिए जो मेथड यूज होता था 1954 से पहले वो क्या था? तो ये जो मेथड था वो टू फिक्स्ड पॉइंट पे बेस्ड था। जो फिक्स्ड पॉइंट अभी हमने सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट स्केल में देखे, वही सेम आइस पॉइंट को लिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट को लिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इज 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट को लिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो रेफरेंस पॉइंट को हमने मार्क किया, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अब इनके बेसिस पे हमने क्या लिया? आइस पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। दो रेफरेंस पॉइंट हमने बना लिया। अब हमने क्या किया? एक लीनियर टेम्परेचर के लिए एक लीनियर रिलेशन एज्यूम किया, दैट इज टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए और बी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो इसमें हमारी क्या बाउंड्री कंडीशन है? जब x जो है अपनी इनिशियल वैल्यू पे होगा तो टी भी अपनी इनिशियल वैल्यू पे होगा, एंड द इनिशियल वैल्यू इज आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट में टी की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है? व्हेन x इज द स्टीम पॉइंट, तो t आल्सो इज ऑन स्टीम पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बाउंड्री कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू xi, t इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, व्हेन x इज इक्वल टू xf, t इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उससे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। a की वैल्यू क्या आएगी? 100/xs-xi, और b की वैल्यू आएगी 100xi-100xi/xs-xi। ये a और b की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे t इज इक्वल टू x प्लस बी में, तो क्या इक्वेशन हमें मिलेगी? t इज इक्वल टू 100x-xi/xs-xi। तो ये मेथड यूज होता था 1954 से पहले, जिसमें दो रेफरेंस पॉइंट्स को फिक्स किया गया था, और वो रेफरेंस पॉइंट थे आइस पॉइंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टीम पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बेसिस पे ये रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला। अब किसी भी फॉर्म में या किसी भी स्केल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि किसी भी दूसरे स्केल में किस टेम्परेचर पे वो वैल्यू हमें अचीव होगी, डिग्री सेंटीग्रेड में हो या फिर किसी दूसरे स्केल में हो। अब ये जो रिलेशन है ये हमने तब निकाला जब हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस थी, ऑलरेडी थी। यानी कि आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 0 और 100 दो पॉइंट हमारे पास थे। लेकिन अगर ये भी ना हो, सपोज हम बात कर रहे हैं तो ऑर्बिट्रेरी टेम्परेचर स्केल्स की, ना डिग्री सेंटीग्रेड है, ना फॉरेनहाइट है, ना केल्विन है, तो बिल्कुल अलग की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमें नहीं पता कि आइस पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट क्या है, तो उसमें वैल्यूज हमें कुछ भी पता नहीं होंगी। तो उसके लिए हम जो ये 100 हमने लिया, 100 क्या था? टी एस। तो 100 को अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी अपॉन टी एस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई अपॉन एक्स एस माइनस एक्स आई। और टी जो हमने लिया यहाँ पे वैल्यू टी माइनस जीरो, यानी कि जीरो क्या है? टी आइस जो हम लेंगे, तो रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इस स्केल में इस रिलेशन की हेल्प से हम कोई से भी दो आर्बिट्रेरी रिलेशंस में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें नहीं पता, सपोज हमने ए और बी ले लिया, तो ए स्केल में 50 जो है वो बी में कितने के बराबर होगा, वो हम इस रिलेशन से इजीली कैलकुलेट
कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे पास एक स्केल डिग्री सेंटीग्रेड हमने फिक्स कर लिया है, तो उसके लिए हम इसी रिलेशन से आगे काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस रिलेशन पे न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये दोनों रिलेशन हम यूज करेंगे। अगर हमें एक स्केल पता है, वो है डिग्री सेल्सियस, तो हम ये वाला यूज करेंगे, और हमें एक भी नहीं पता है तो फिर ये वाला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो स्केल ले लेते हैं। तो सेल्सियस में हमें पता है कि आइस पॉइंट 0 पे है और स्टीम पॉइंट 100 पे है। फ़ारेनहाइट में भी हमें पता है आइस पॉइंट 32 पे है और स्टीम पॉइंट 212 पे। ये तो फिक्स्ड है, ये तो हमें पता है फ़ारेनहाइट में कि जो आइस पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और स्टीम पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इनका जो इंटरवल है वो 180 और 100 है। तो अभी जो हमने रिलेशन देखा t इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स आई अपॉन एक्स एस माइनस एक्स आई, तो इसमें अगर हम टी आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट जो सेल्सियस स्केल में है वो तो हम इस इक्वेशन में ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, 0 और 100। अब हमें देखना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है उनकी वैल्यूज क्या है। तो उनकी वैल्यूज क्या है, आइस पॉइंट जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में वो है 32, तो एक्स आई की वैल्यू हो गई 32, और फ़ारेनहाइट स्केल में स्टीम पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो एक्स एस की वैल्यू हो गई 212। अब ये एक्स आई और एक्स एस की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, टी टी जो था हमारा टेम्परेचर वो सेल्सियस स्केल है, तो हमने यहाँ पे सी से इसको डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू 100 एज इट इज है। एक्स वाला जो स्केल है उसको हमने फ़ारेनहाइट मान लिया, तो एक्स की जगह पे एफ आ गया, माइनस एक्स आई की वैल्यू 32, एक्स एस की वैल्यू 212 और एक्स आई की वैल्यू 32। ठीक है, तो अगर हम 100 को यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, c अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32, और 212 में से 32 को माइनस करेंगे तो 180, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटरवल कितना है 180, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 180। अब इसके बाद में इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो ये फाइनल रिलेशन हमारे पास आ जाता है cy5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड 1954 से पहले यूज होता था। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, सपोज कि फ़ारेनहाइट जो है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे f की जगह पे क्या आ जाएगा 95, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 35। इसका मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस स्केल में 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से इजीली हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में तो हमें पता है कि आइस पॉइंट 32 है, स्टीम पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम एक अलग से एक तीसरा कोई रैंडम कोई एक स्केल ले लेते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि एन, उसमें हम देखते हैं कि सेल्सियस में वैल्यू कितनी आएगी। सपोज एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ए टेम्परेचर स्केल एन। एक अलग से हमने एक रैंडम एक स्केल ले लिया एन, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट है 100 एन और फ्रीजिंग पॉइंट है 400 एन रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे एन की क्या वैल्यू होगी, जबकि इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 400 एन है और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 एन है। ध्यान देना, ये उल्टा ही है, इस स्केल में ऐसा ही क्वेश्चन में दिया गया है जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो सेल्सियस में हमें पता है आइस पॉइंट 0 पे होता है और स्टीम पॉइंट 100 पे होता है, लेकिन इस एन स्केल में जो है वो आइस पॉइंट 400 पे है और स्टीम पॉइंट 100 पे है। इसका मतलब एक्स आई की वैल्यू 400 है और एक्स एस की वैल्यू 100 है। रिवर्स कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसा आप रिलेशन में पुट करिए, इक्वेशन में पुट करिए, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो 400 जो वैल्यू है वो आइस पॉइंट है यहाँ पे और स्टीम पॉइंट में 100 है, कम है, तो नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं टी की वैल्यू 60 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पूछ रहा है, इज इक्वल टू 100 एक्स एन, एन पुट कर दिया, एन की वैल्यू पूछ रहा है, माइनस एक्स आई दैट इज 100, सॉरी 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 400। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 200। इसका मतलब इस n स्केल में जिसमें बॉइलिंग पॉइंट 100 n है और फ्रीजिंग पॉइंट 400 n है, उस स्केल में 60 डिग्री सेल्सियस जो है वो 200 n के बराबर होगा। तो इसी तरह से इस
स्केल से किसी भी स्केल में हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन की हेल्प से किसी भी कोई सा भी टेम्परेचर स्केल हमें दे दिया जाए, उसको हम कन्वर्ट किया कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड टू एनी। ठीक है, तो 1954 के बाद में ये चेंज क्यों हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम आई? अभी देखो, जैसे डिग्री सेल्सियस है, फिक्स है। फॉरेनहाइट ने बोला कि नहीं, हम एक अलग से स्केल बनाते हैं जिसमें हमारा आइस पॉइंट जो है वो 32 पे होगा और स्टीम पॉइंट 212 पे होगा। अब जैसा इस क्वेश्चन में हमने देखा, ये नहीं, ये बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते फॉरेनहाइट। ये बोलते हैं कि हम एक अलग से स्केल बनाएंगे जिसको एन बोलेंगे, और इसमें हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 400 होगा। तो लो, इसमें भी सारा ये सब कन्वर्जन आ जाएगा। अब इसी तरह से क्या हुआ कि कोई भी अपना एक स्केल बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई भी एक अपना नाम दे सकते हैं उसको, जिसमें हम 2 रेफरेंस पॉइंट जो है वो फिक्स कर देंगे कि भाई हमारे स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो इतना है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इतना है, और बाकी टेम्परेचर अकॉर्डिंगली हम उसमें निकाल सकते हैं। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी 1954 से पहले कि इस तरह से तो कोई भी दो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को फिक्स करके अपना एक नया स्केल बना सकता है। तो इसलिए 1954 के बाद ये मेथड चेंज हो गया। 1954 के बाद जो एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उन्होंने ये बोला कि टेम्परेचर स्केल जो है वो एक सिंगल फिक्स्ड पॉइंट पे बेस्ड होगा और उसकी वैल्यू कोई भी एज्यूम नहीं करेगा। उन्होंने उसकी वैल्यू दी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो हमने एक सिंगल फिक्स्ड पॉइंट लिया वो क्या था? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था। ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? जहां पे जो वाटर है वो अपनी तीनों फेज में इक्विलिब्रियम में रह सकता है, मतलब आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, मतलब मिलजुल के रह सकते हैं। तो दैट इज अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर स्केल जो है वो सिंगल फिक्स्ड पॉइंट दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे बेस्ड होगा। 1954 के बाद ऐसा सजेशन दिया गया और वो वैल्यू सेट की गई 273.16 केल्विन। केल्विन में वो वैल्यू को फिक्स किया गया 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अब एक ही वैल्यू सिंगल फिक्स्ड पॉइंट दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे फिक्स कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एज्यूम कर लेगा अपना फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट, लेकिन जो पुराने चल रहे थे उनको एज इट इज रहने दिया, उनको चेंज नहीं किया गया। तो आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने दिया। अब देखिए, चूंकि ट्रिपल पॉइंट जो वाटर का है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस है और आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन। बिल्कुल सेम उसी तरह से स्टीम पॉइंट सेल्सियस स्केल में 100 था, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है कि जो केल्विन में टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 273.15 ऐड करने के बाद आता है। जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो वैल्यू सेट की गई 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना है? 273.15 का डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो इसलिए ये रिलेशन एक प्रपोज किया गया कि टेम्परेचर जो है केल्विन में वो डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करने के बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में ऑब्टेन हो जाएगा। तो अगर इसको भी हम पिछले रिलेशन के साथ कंबाइन करेंगे तो फाइनल रिलेशन क्या बन जाएगा? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये तो पुराना रिलेशन ही है और इसको केल्विन के साथ भी हम लिंक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5। तो अब इस रिलेशन से हम केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, मतलब किसी भी टेम्परेचर को स्केल को किसी भी टेम्परेचर स्केल में इस रिलेशन की हेल्प से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड 1954 के बाद में यूज होता चला आ रहा है। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पे भी एक बार इसको देख लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन की जनरली थर्मोडायनेमिक्स में दो फॉर्म यूज की जाती हैं। वो दो फॉर्म क्या हैं? फर्स्ट वन इज PV is equals to NR bar T and second one is PV is equals to MRT। क्या है ये दो इक्वेशंस और इनमें जो नोटेशंस हैं वो क्या हैं? पहली इक्वेशन को पहले देखते हैं। P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। आइडियल गैस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है? वो इक्वेशन जो आइडियल गैस के लिए बनी हुई है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो
जो गैस इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, उनको हम बोलेंगे आइडियल गैस। तो इसमें P है प्रेशर ऑफ द गैस, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, जो भी हम गैस की बात कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। R बार इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन या फिर किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। T है टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं वो N और R बार में ही होते हैं। सेकेंड इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT, तो क्या चेंज हुआ, सिर्फ P और V तो सेम है, T भी सेम है, N R बार वो चेंज हो गया MR में। M और R क्या है, M इज मास ऑफ द गैस एंड R इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब ये जो R बार और R है, इन दोनों को ध्यान से समझने की यहाँ पे जरूरत है। R बार इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि यूनिवर्सली अप्लाइड, तो कोई सी भी गैस हो उसके लिए ये आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सली अप्लाई होगा, सबके लिए सेम होगा और उसकी वैल्यू फिक्स होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। लेकिन जो आर है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए है जो उसी गैस की कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करेगा। तो इसकी वैल्यू सब गैसेस के लिए सेम नहीं होगी, किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए सेम होगी, फिक्स होगी, और दूसरी गैस के लिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू आर बार अपॉन म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो अगर हम आर बार को म्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें आर मिल जाएगा उस गैस का जिस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड किया है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को जिस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो म्यू जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, m अपॉन n, यानी कि मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। तो मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है कि एक मोल में उस गैस का कितना मास है। तो यही है बता रहा है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल या फिर केजी पर किलो मोल, यानी कि एक किलो मोल में कितना केजी है या फिर एक मोल में कितने ग्राम है, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। अब देखो इस इक्वेशन में अगर मैं इस m की जगह पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से m इज इक्वल टू n इंटू म्यू, m इज इक्वल टू n इंटू म्यू। तो यहां पे अगर मैं इस m की जगह पे n इंटू म्यू पुट करूंगा तो म्यू इंटू आर क्या बन जाएगा, आर बार। तो क्या आ जाएगा, एन आर बार टी। या फिर दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, अगर मैं इस n को इधर ले जाऊं और म्यू को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m अपॉन n, m अपॉन म्यू। तो अगर मैं इस n की जगह पे m अपॉन म्यू पुट करूंगा तो r बार अपॉन म्यू क्या हो जाएगा, r। तो ये दोनों जो इक्वेशन है वो इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि r जो है वो r बार अपॉन म्यू के बराबर है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को जिस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है, सपोज एयर। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट हम मानते हैं कि 29 होता है। आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 को 29 से एयर के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो एयर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो ये एक एयर के लिए हमने निकाला। वैसे उसी तरह से हम ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसी भी गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। तो ये हैं दो फॉर्म आइडियल गैस इक्वेशन की जो थर्मोडायनामिक्स में यूज होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।